प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 5 प्रश्न रसायन के प्रकरण 1 यानी अधिशोषण पर चर्चा करेंगे। प्रकरण को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा परिचय के रूप में कि अधिशोषण क्या होता है। यदि हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा आपकी समझ में आएगा, बेटर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, माना हमने एक बोतल में थोड़ी सी नीली इंक ले ली और एक चौक ले लिया सफ़ेद रंग का। अब हम इस चौक को नीली स्याही में डुबोएंगे और निकाल देंगे कुछ देर बाद और उसे सूखने देंगे हल्का सा, तो चौक कैसी हो जाएगी? नीली हो जाएगी और हल्की सी गीली भी हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, फिर हमने इस चौक को आपके समक्ष तोड़ा आपकी तरफ और देखा कि जहां पर टूटी हुई सतह थी कि ये कैसी थी। गुड, सफेद निकलेगी लेकिन गीली होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि अंदर नहीं, स्थूल जिसे हम बोलते हैं, अंदर नहीं, केवल बाहरी सतह ही क्या हुई? रंगीन हुई। तो परिभाषा के रूप में हम दो टूक समझेंगे अब कि अधिशोषण क्या है। अणुक स्पीशीज, कौन अणुक स्पीशीज? स्याही में नीला रंग का किसी ठोस, कौन है कोई ठोस, चौक या द्रव के पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण है। प्यारे विद्यार्थियों, यह निश्चित रूप पर एक पृष्ठीय घटना है, क्योंकि अंदर से चौक तोड़ी तो सफेद निकली, केवल पृष्ठ पर ही स्याही का रंग जमा हुआ। तो अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है। प्यारे विद्यार्थियों, दो पदार्थ इसमें भाग ले रहे हैं, एक अधिशोष्य और एक अधिशोषक, यानी एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ संचित हो रहा है। तो जो पदार्थ किसी ठोस या किसी अन्य पदार्थ की सतह पर संचित होता है उसे कहते हैं अधिशोष्य, और जिस पदार्थ की सतह पर दूसरा पदार्थ अधिशोषक होता है, अधिशोषण होता है, जिसका संचित होता है जो, उसे कहते हैं अधिशोष्य। यहाँ पर स्याही का रंग अधिशोष्य है और चौक अधिशोषक है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ देर बाद हम चाहते हैं कि इस चौक से हम इस रंग को निकाल दें खुरस कर। तो अधिशोषक से अधिशोष्य को पृथक करने की क्रिया या दूर हटाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है। यहाँ पर आपने अवशोषण पढ़ा, अवशोषण के दो घटक अधिशोष्य और अधिशोषक पढ़े, और फिर पढ़ा विशोषण। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कुछ क्रिया विधियों में अधिशोषण के उदाहरण। सबसे पहला जो उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, चूर्णित चारकोल वाले बंद पात्र में हमने एक बॉक्स ले लिया बंद और उसमें उसकी सतहों पर चारकोल लगा दिया और उसमें गैसें भरी, जैसे H2O2 या Cl2 की जैसी गैसें। तो हमने देखा कि उस पात्र में गैसों का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। क्यों होता है कम? क्योंकि गैसें सतह पर जो चारकोल लगा वो सतह पर सांद्रित हो जाती है, इसलिए दाब कम हो जाता है। दूसरा उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, मैथिलीन ब्लू एक रंजक है, कार्बनिक रंजक। उसमें यदि हम जाता चारकोल लग दें उसे विलयन को हिला दें तो मिथाइलिन ब्लू का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। क्यों होता है? मैथिलीन ब्लू का जो रंग है वो चारकोल की सतह पर सांद्रित हो जाता है। तीसरा उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, जब शर्करा बनती है तो हल्की सी पीले रंग की होती है, व्हाइट नहीं होती। तो उसमें जब हम यानी अप्रसिद्ध शर्करा के विलयन को जब हम चारकोल की सतहों से गुजारते हैं तो उसका जो रंगीन भाग वो चारकोल की सतह पर सांद्रित हो जाता है और चीनी का जो शर्करा का जो विलयन है वो रंगहीन हो जाता है। चौथा प्यारे विद्यार्थियों, सिलिका जल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सिलिका जल के बैग रखे जाते हैं। क्या होता है, जब पैक करते समय बॉक्स में वायु है, उसमें थोड़ी सी नमी है जो, तो उसको क्या कर लेती है? सिलिका जल अपनी सतह पर सांद्रित कर लेती है और वायु शुष्क होती है, जिससे उपकरण जंग लगने से, रस्टिंग होने से बच जाते हैं। तो इसका दैनिक जीवन में हमारे प्रभाव प्यारे विद्यार्थियों और क्रिया विधियों में इस प्रकार से अधिशोषण है। अब हम इसके का खंड की बात करेंगे कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। तीन बातों पर हम ध्यान रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला है कि अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है और अधिशोषक के अणु अधिशोषक की सतह पर ही रहते हैं, जबकि अवशोषण पृष्ठ सहित संपूर्ण भाग में होती है और ये संपूर्ण स्थूल में होता है। कौन? अधिशोषण पदार्थ अवशोष्य अधिशोषक अवशोषक के संपूर्ण भाग में वितरित हो जाता है, न कि केवल पृष्ठ पर। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो अंतर है, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण की सांद्रता स्थूल की तुलना में अधिक होती है, यानी
स्थूल में ना के बराबर होता नहीं होता है, सतह पर सब संचित होता है, लेकिन इसमें पृष्ठ सहित संपूर्ण भाग में अवशोषण समान होता है, यानी पूरे भाग में समान रूप से होता है। क्या? अवशोषक में अवशोष्य की सांद्रता पूरे भाग, पूरे पृष्ठ सहित पूरे पदार्थ में एक समान होती है। और तीसरा प्यारे विद्यार्थियों, अधिशोषण पहले तीव्रता से होता है और धीरे धीरे कम होता जाता था, समय के साथ उसकी दर घटती जाती है, जबकि अवशोषण एक समान दर से होता है। तो ये था अंतर अधिशोषण और अवशोषण में। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो खा खंड है अधिशोषण की क्रियाविधि, आपको ये समझा दें कि अधिशोषण कैसे होता है। जब प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखेंगे, एक ठोस के कणों को हम देखेंगे, तो देखिए 20 का कण, इसमें चारों ओर से संतुलित आकर्षण लगे हुए हैं, चारों कण इसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इस पर संतुलित है अंदर नहीं। लेकिन पृष्ठ के कणों को आप देखिए, पृष्ठ के कणों पर 1 2 3 तरफ से बल लगा है और एक तरफ से कुछ भी आकर्षण बल नहीं तो असंतुलित हो जाएगा, इसलिए पृष्ठ के पर एक टेंशन हो जाती है। इस कण को देंगे, इस पर 2 तरफ से कुछ नहीं तो इस पर ज्यादा टेंशन है, यानी असंतुलन है बलों का। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ के कण पर कैसा बल होता है? असंतुलित आकर्षण बल। तो पहला कारक यही है जो कि अधिशोषण को आमंत्रित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिशोषक के पृष्ठीय कणों पर असंतुलित आकर्षण बलों की उपस्थिति ही अधिशोष्य कणों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है? उनकी असंतुलनता में संतुलन होता जाता है, अर्थात पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती जाती है। पृष्ठ के कण एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा जो प्यारे विद्यार्थियों है, अधिशोषण ऊष्मा। अधिशोषण ऊष्मा होने, प्यारे विद्यार्थियों, जब भी अधिशोषण होता है तो पृष्ठ के जो असंतुलित बल है उनमें मैंने क्या कहा था? संतुलन होने लग जाता है, जो कि पृष्ठ ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है, और ये ऊष्मा के रूप में बाहर आती है, दर्शाती है कि अधिशोषण होने पर उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, ठंडा हो जाता पृष्ठ या पदार्थ। कैसे? ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अतः अधिशोषण हमेशा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण का एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा यानी परिवर्तन और एच एंथैल्पी हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी जो था उससे कम हो जाता है, यानी कमी होती है। अतः अधिशोषण होने पर निकाय की एंथैल्पी और एंट्रोपी घटती है। ये था प्यारे विद्यार्थियों पहला टॉपिक का परिचय और उसकी काखा खंड। बाकी आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी समझ में आता है तो लाइक करें। हमारे YouTube चैनल 12th केमिस्ट्री को आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें, ताकि 12th की जो भी वीडियोस बनेगी, इसके अलावा 11th की भी बनाएंगे, जो भी वीडियोस आएगी केमिस्ट्री की वो आप जल्दी से जल्दी देख सकें और इसे शेयर भी कर सकें, ताकि रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र, अन्य छात्र भी इस चैनल से लाभान्वित हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।